हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, स्टीरियो केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हैं एंड आज हम लेंगे लेक्चर नंबर 5। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट इन स्टीरियो केमिस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, इससे लास्ट वाले जो लेक्चर है फ्रेंड्स, उसमें हमने देखिए ये देखा था कि किस तरह से हम स्टीरियो केमिस्ट्री के 3D स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट करते हैं पेपर में। उसके हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे थे, न्यूमैन, सॉहर्स, इस तरह से। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स इन स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर, दैट इज असाइनमेंट। ओके फ्रेंड्स, सो असाइनमेंट इन स्टीरियो केमिस्ट्री ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्रेंड्स मेनली दो मेथड्स हैं। एक है आपका डी या एल मेथड एंड एक आपका रहेगा आर एस मेथड। इनमें से आर एस मेथड आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड रहेगा फ्रेंड्स। इसको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डी और एल मेथड की। देखिए फ्रेंड्स, डी या एल मेथड फ्रेंड्स जनरली क्या है, इन दिनों में यूज नहीं किया जाता है। इसको बहुत रिसेंट टाइम में हम आर एस मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कन्वीनियंस के लिए हम इसको पढ़ते। देखिए डी या एल मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, आप एक मॉलिक्यूल को एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल लेते हैं। वी शुड गेट अ रेफरेंस मॉलिक्यूल। और you can say that this is we get a standard molecule। देखिए फ्रेंड, साइंस में क्या होता है, जब भी हमको कोई पैरामीटर डिसाइड करना होता है तो हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं, उससे रिलेट करके बाकी में उस पैरामीटर को डिसाइड करते हैं। तो कुछ वही फिनोमिनन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। देखिए रेफरेंस मॉलिक्यूल या स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल हम ऐसा पैरामीटर ले रहे हैं, ऐसा रेफरेंस ले रहे हैं। इसके बेस पर हम क्या बाकी जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उनके स्ट्रक्चर्स का असाइनमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मेनली होता है आपके, एक तो शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, एंड अमीनो एसिड्स में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड में कैसे यूज होगा उसको हम स्टडी करते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करें तो इसके लिए जो हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूल या रेफरेंस मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके फ्रेंड्स, एंड जो अमीनो एसिड्स के लिए आपका रेफरेंस मॉलिक्यूल होता है वो होता है आपका एलेनिन। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी स्ट्रक्चर देखिए आप, ग्लिसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर देखिए क्या होती है। ये है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है आपका डी। इसी का अगर आप अपोजिट ड्रॉ करें या मिरर इमेज ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा आपका दिस इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से एलेनिन के लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये है आपका डी एलेनिन एंड इसी की मिरर इमेज आपकी अगर आप ड्रॉ करें तो ये है आपका एल। ओके फ्रेंड्स, सो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल आप लेंगे एज अ ग्लिसरॉल्डिहाइड DNL। एमिनो एसिड्स के लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल आप लेंगे एलेनिन, जिसमें आप लेंगे डी एलेनिन एंड एल एलेनिन।
आपको फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, देखिए डी में क्या है आपका ये वाला कार्बन ग्रुप जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एच एंड ओ एच की पोजीशन क्या है। इसी तरह एन में क्या है, एच एंड ओ एच की पोजीशन क्या है। सिमिलरली हम बात करेंगे जब एलेनिन में, तो इसमें भी आप एच एन एन एच टू की पोजीशन देखेंगे एंड एल में भी आप क्या है एच एन एन एच टू की पोजीशन देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अब आपने ये समझ लिया डी एंड एल ये आपके रेफरेंस मॉलिक्यूल। अब इसके बेसिस पर हम डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करते हैं कि किसको हम डी बोलेंगे और किसको हम एल बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ओके देखिए फ्रेंड्स, डीएल मेथड के हम ये कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं शुगर्स के। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वहां कॉर्नर में मैंने आपको रेफरेंस मॉलिक्यूल्स बना दी ग्लिसरॉल्डिहाइड के, डी एंड एल दोनों आपको बना के दिए हुए। अब देखिए इनसे आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके आप ये देखेंगे कि ये टेट्रो शुगर जो है आपके ये क्या है। देखिए राइबोज, टेट्रोज एंड ग्लूकोज, इनका डी होगा या एल होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्रो शुगर में। अगर आप देखें यहाँ पर तो नीचे वाले कार्बन को देखिए, यहाँ पे देखिए H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड, CH2OH। तो देखिए ये किससे कंपेयर हो रहा है आपका, तो ये आपका जो अगर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसके कॉन्फ़िगरेशन से कंपेरेबल है ये वाला पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट मींस ये क्या हो गया आपका डी। ओके, एंड इसी का जो अपोजिट होगा आपका, देखिए ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका एन। सो डी रिथ्रोज एंड एल थ्रियोज, ये होती है रिथ्रोज शुगर, ये होती है थ्रियोज शुगर। टेट्रोज के दो फॉर्म, रिथ्रोज एंड थ्रियोज। सो डी रिथ्रोज एंड एल थ्रियोज, समझ आ गया फ्रेंड्स, इस तरह से कंपेयर करना है। अब देखिए राइबोज में चलते हैं। राइबोज में भी देखिए नीचे वाले कार्बन को देखिए आप, नीचे वाले कार्बन में जब आप देखेंगे ये वाला, तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको स्टडी करें तो ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, डी की तरह। तो ये हो गया आपका डी। एंड यहाँ पर अगर आप नीचे वाले को देखें तो ये किससे, एल के कंपेरेबल है, तो ये हो गई आपकी एल। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ग्लूकोज में। ग्लूकोज में इंटरेस्टिंग बात है, देखिए ये वाला तो आपको पता लग जाएगा देखकर डी ग्लूकोज होगा, एंड ये वाला आपको देखकर पता लग रहा है एल ग्लूकोज होगा। एक बात तो ये फ्रेंड्स कंपेरेबल है, दोनों के नीचे वाले कार्बन को देख लीजिए। इसके बाद देखिए क्या है, अगर आप इनको ध्यान से स्टडी करें तो आप देखेंगे कि ये दोनों क्या है, मिरर इमेजेस है, नॉट सुपर इम्पोजेबल। दिख रहा है आपको, ग्रुप्स को कंपेयर कर लीजिए, आपके मिरर इमेज बन रही है पूरी डी एंड एल आपस में। सो यहां से आपको रिलेशन पता मिलता है कि डी एंड एल ग्लूकोज आर इनैंशियोमर्स। डी एंड एल ग्लूकोज आर इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स की कंडीशन हमने देखी थी फ्रेंड्स, क्या थी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज इनैंशियोमर्स। ओके, सो यहां से आपको पता लगे डी एंड एल इनैंशियोमर्स। तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि किस तरह से कोई कंपाउंड डी होगा या एल होगा, बस उनके जो रेफरेंस मॉलिक्यूल है, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल आपने देखे हैं, उनसे कंपेयर कर लीजिए स्ट्रक्चर्स को। देन आप इस तरह से क्या है, इनको डी एंड एल नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। ओके, सो ये था आपका डी एल नॉमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज आर एस नॉमेनक्लेचर। ओके, देखिए आर एस नॉमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं, आर का मीन्स होता है आपका रेक्टस एंड एस का मीन्स होता है सिनिस्टर। ये दोनों वर्ड्स रोटेशन से रिलेटेड होते हैं। रेक्टस मीन्स होता है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन एंड सिनिस्टर मीन्स होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके फ्रेंड्स, रेक्टस एंड सिनिस्टर। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। एक रोटेशन हमने देखा था इनैंशियोमर्स में, किसका देखा था, प्लेन पोलराइज लाइट का। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप ये सोचे कि वो रोटेशन और ये रोटेशन सेम है तो बिल्कुल गलत। वो रोटेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है एंड ये रोटेशन बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये आपके नॉमेनक्लेचर में रोटेशन है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वो आपकी जो रोटेशन थी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज लाइट की, वो क्या थी आपकी
प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन होती है, एंड ये क्या है, थ्योरेटिकल अप्रोच है नेम देने की, ताकि आप डिफाइन कर सको कंपाउंड्स को। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी की, तो जो आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है दैट इज योर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो कॉन्फ़िगरेशन से इंडिपेंडेंट होती है। आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं कि किसी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर हम डिसाइड कर देते हैं आर एस नोमेनक्लेचर में, तो इट मीन्स ये फिक्स नहीं होगा कि आर को हम प्लस बोलेंगे या आर को हम माइनस बोलेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग अप्रोच हो जाएगी। ठीक है, एक आर कॉन्फ़िगरेशन के कंपाउंड की जितनी प्रोबेबिलिटी प्लस होने की है उतनी ही माइनस होने की भी है। एक आर कॉन्फ़िगरेशन की प्रोबेबिलिटी जितनी प्लस होने की है उतनी, इट मींस एक आर कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड की प्रोबेबिलिटी या तो वो प्लस होगा या माइनस होगा। हम आर देखकर ही डिसाइड नहीं कर सकते कि वो प्लस है या माइनस है। इसी तरह एल अगर नोमेनक्लेचर है तो वो भी इक्वली उतना ही प्रोबेबल है प्लस के लिए जितना होगा माइनस के लिए। तो इट मीन्स यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दैट ऑप्टिकल एक्टिविटी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट कंपाउंड। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात कर रहे हैं, एंड हमने इनेंशियोमर्स से भी बात करी थी, वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन की। ये थ्योरेटिकल अप्रोच है। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि हाँ आर की एंड एस की सेम प्रोबेबिलिटी होती है प्लस या माइनस की। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर आपका आर पॉजिटिव होगा तो उसका जो अपोजिट एस है वो नेगेटिव होगा। इट मींस इफ R is equals to positive, then S is equals to negative surely। 101% श्योर होगा कि अगर एक आपका पॉजिटिव है तो बिकॉज आपको इनेंशियोमर्स की कंडीशन पता है, एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है, तो R एंड S भी क्या इनेंशियोमर्स में दिए जाते हैं। तो अगर एक इनेंशियोमर आपका R आ रहा है तो दूसरा क्या होगा, S ही आएगा। इसी तरह मतलब एक R पॉजिटिव है तो दूसरा S क्या है, नेगेटिव है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि आर या एस देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो पॉजिटिव होगा। आर इक्वली पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसी तरह एस भी इक्वली पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इसी तरह फ्रेंड्स डीएल नोमेनक्लेचर में भी आता है। डीएल नोमेनक्लेचर भी देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि डी मीन्स पॉजिटिव होगा या एल मीन्स नेगेटिव ही होगा। डी में भी इक्वली पॉजिटिव नेगेटिव होने की कंडीशन है, एल में भी इक्वली पॉजिटिव नेगेटिव होने की कंडीशन है। तो बस आपको कहने का मतलब ये है कि ये जो आर एस डी एल या पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स में, वो डिफरेंट थ्योरीज से आते हैं। इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए फ्रेंड्स, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन आर एस डी एल और पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे मैं ऊपर लाइन लिख देता हूँ, आप भी अगर इसको रिटर्न कर रहे तो ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि देयर is no correlation between RS, DL and पॉजिटिव नेगेटिव। सब क्या है, डिफरेंट अप्रोच से आपको मिलते हैं। सो इट मीन्स अब आपको पता लग गया कि आप RS देखकर या डीएल देखकर ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसाइड नहीं कर सकते। इसी तरह कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखकर भी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसाइड नहीं कर सकती। आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है एंड आप देख के बता दें कि हाँ यहाँ पे आर आ रहा है, तो एक बिल्कुल गलत अप्रोच होगा, बिल्कुल गलत आंसर होगा। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच से आता है, कोलरीमीटर से निकल के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन आर एस डी एल एंड प्लस माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। ओके देखिए फ्रेंड्स, आर एस नोमेनक्लेचर को सीखने के लिए वी मस्ट फॉलो टू रूल्स। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल इज प्रायोरिटी रूल।
प्रायोरिटी रूल या इसको हम बोलते हैं CIP रूल, डेट इज कोहन, इंगोल्ड एंड प्रीलॉग। 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर ये रूल दिया था आपका, कोहन, इंगोल्ड एंड प्रीलॉग। प्रायोरिटी रूल। नेक्स्ट है आपका कायरलिटी रूल। इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन रूल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायोरिटी रूल की। प्रायोरिटी रूल देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब भी आप बात करते हैं किसी भी कायरल मॉलिक्यूल की, उसका अगर आपको RS नोमेनक्लेचर डिसाइड करना है फ्रेंड्स, तो RS नोमेनक्लेचर में हमने देखा कि R मीन्स क्लॉकवाइज, S मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप ये प्रायोरिटी रूल से नंबरिंग दे देते हैं उसके सब्स्टिट्यूएंट्स को, जो आपका सेंट्रल एटम है, जो कायरल सेंटर उससे जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, उसको जब आप नंबर दे देते हैं एंड उन नंबर की प्रायोरिटी आपने डिसाइड करी 1 2 3 4 इस तरह से, एंड 1 से 2 से 3 की तरफ आप क्या करते हैं, फिर रोटेट करते हैं। वो रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है वो डिसाइड करती है R या S, जिसको हम नेक्स्ट कायरलिटी रूल में देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये सीखेंगे कि 1 2 3 जो मैंने आपको बताया प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाती है। इसके लिए क्या साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ रूल्स दिए थे जिनको हम बोलते हैं प्रायोरिटी रूल या कोहन, इंगोल्ड, प्रीलॉग। चलिए एक एक करके इन रूल्स को देखते जाते हैं। देखिए सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है आपका प्रायोरिटी रूल में, वो रूल क्या कहता है आपका, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी इट्स प्रायोरिटी। हायर द एटॉमिक नंबर higher its priority। सिंपल सा समझ आ रहा है फ्रेंड्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का एटॉमिक नंबर चेक करेंगे हम सबसे पहले, जो भी आपके कायरल सेंटर से अटैच सब्स्टिट्यूएंट है उसका आप एटॉमिक नंबर चेक करिए। उन चारों सब्स्टिट्यूएंट्स में से जिसका भी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको आप देंगे नंबर 1, फिर उसी के ऑर्डर से नेक्स्ट नंबर आते जाएंगे, फिर उससे छोटे को 2, उससे छोटे को 3, देन इस तरह से आप क्या नंबरिंग डिसाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इनको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हायर द एटॉमिक नंबर हायर इज प्रायोरिटी। देखिए किस तरह से, अब देखिए 4 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है कार्बन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर जब हम देखें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का, तो नंबर 1 किसको दे देंगे, ब्रोमीन को। फिर आएगा क्लोरीन, देन फिर आएगा आपके फ्लोरीन, देन नंबर 4 आपका क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या हमने नंबर दिया। नेक्स्ट वाले में देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले में आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, आइसोटोप प्रेजेंट है आपका। सो आइसोटोप में क्या, अगर आपके 2 एटम्स का आइसोटोप प्रेजेंट है तो जो आइसोटोप ज्यादा वेट वाला होता है उसको हम क्या देते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। इट मीन्स आपकी डी की प्रायोरिटी क्या है, ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। अगर आप बात करें C13 तो इसकी प्रायोरिटी होती है C12 से ज्यादा। C13 हैवियर आइसोटोप है C12 का, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन 18 की तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन 16 से। तो हैवियर आइसोटोप की प्रायोरिटी लाइटर आइसोटोप से ज्यादा होगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोरीन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर तो नंबर 1, फिर आपका है फ्लोरीन, ठीक है। इसी तरह ड्यूटेरियम एंड नेक्स्ट आपका क्या लास्ट हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये रूल समझ आ गया तो इस नेक्स्ट वाले एग्जांपल को, इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करिए एंड इसको सॉल्व करके देखिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आप पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके देखिए, आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा, समझते। देखिए यहाँ पर कार्बन से 4 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। फर्स्ट कौन सा है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अगर आप इनका प्रायोरिटी देखें तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, आपका फ्लोरीन का, नंबर 1 इसको, देन फिर किसका है आपका ऑक्सीजन का, नंबर 2 इसको, फिर किसका है आपका नाइट्रोजन, तो नंबर 3 ये, देन लास्ट में क्या कार्बन, तो नंबर 4 ये। आई होप आपने यही सॉल्व किया होगा।
तो ये इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये फर्स्ट रूल है आपका, हायर द एटॉमिक नंबर हायर इट्स प्रायोरिटी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ओके देखिए नेक्स्ट रूल देखिए फ्रेंड्स क्या है, पहले वाले रूल में हमने एटॉमिक नंबर से डिसाइड किया था। यहाँ पर देखिए हम क्या, अगर इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर देन हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट एटम को देखते हैं। इन केस ऑफ सेम एटॉमिक नंबर देन मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एटम, ये रूल है सेकेंड। देखिए किस तरह से, फर्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एटम तीनों में क्या कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो हाइड्रोजन को तो आप बाय डिफॉल्ट 4 नंबर दे दीजिए। अब इन तीनों में डिसाइड करते हैं। देखिए कार्बन कार्बन आपको फर्स्ट एटम क्या है, सेम मिल गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें CH3 में कार्बन से कौन अटैच है, हाइड्रोजन। इधर देखिए CH2 में क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन अटैच है। यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन अटैच है। तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, CH2 CH3 से ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है। तो इसलिए क्या है, आपको इसको मिल जाएगा नंबर 2। देन फिर आप ये देखेंगे कार्बन से कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर 3। ओके, एंड यहाँ पर फिर सॉरी ये आपका आ जाएगा नंबर 2, इसको आप देंगे नंबर 1, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये नंबर 1 ये नंबर 2 एंड ये क्या आ जाएगा आपका नंबर 3, तो नंबर 4 हाइड्रोजन। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर सेम एटॉमिक नंबर आपको मिलता है तब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन है, इधर दोनों कार्बन है। तो अब ये तो पता है कि ऑक्सीजन वालों को देंगे। अब ऑक्सीजन वालों में से किसको फर्स्ट दे, किसको सेकंड दे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन, इधर क्या कार्बन, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या जाएगा नंबर 1। देन फिर ये बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा नंबर 2। अब देखिए CH3 CH2 CH3, तो CH2 CH3 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, कार्बन से कार्बन अटैच है, तो ये क्या जाएगा आपका नंबर 3 एंड ये क्या हो जाएगा आपका नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए इस रूल से, तो ये आगे के दोनों एग्जाम्पल आप इस वीडियो को पॉज करिए 1 सेकंड के लिए, फिर आप सॉल्व कीजिए आपकी कॉपी में। तो 1 सेकंड को वीडियो पॉज करिए, सॉल्व कीजिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए आई होप आपने ये सॉल्व किए होंगे फ्रेंड्स। अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं, फिर आप अपना आंसर कंपेयर कीजिएगा कि आपका सही आ रहा है गलत। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखिए 4 ग्रुप्स है आपके, एक क्लोरीन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन। तो आपको पता है हाइड्रोजन तो बाय डिफॉल्ट जाएगा नंबर 4 एंड क्लोरीन भी क्या है, कार्बन से ज्यादा है दोनों से, तो ये नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या करते हैं, इन दोनों में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे CH2 के बाद CH3, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन अटैच है कार्बन से, इधर क्या है कार्बन से 2 कार्बन अटैच, इधर एक ही इधर 2 अटैच है, तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, सो इसको आप देंगे नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ये आपका क्या सॉरी इसको आप देंगे नंबर 2 एंड ये हो जाएगा आपका नंबर 3। नंबर 1 क्लोरीन ही रहेगा, नंबर 2 आपका आ गया ये कार्बन, नंबर 3 एंड नंबर 4 क्या हो गया, हाइड्रोजन। इसी तरह से इसमें देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स ये वाला इंपॉर्टेंट है। हमको ये लग सकता है कि इसमें कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच है 3, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच है, तो इसको आप नंबर 1, लेकिन ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। अगर आप ये देखते हैं कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट सेम होने के बाद सेकंड वाले में अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इससे जैसे 2 में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, एक में ऐसा है कि फर्स्ट के बाद जो सेकंड अटैच है उन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन वो तीनों सेम ग्रुप है। अब एक आपने दूसरे उसके कंपेयर में देखा कि एक से जो अटैच ग्रुप है, फर्स्ट से सेकंड जो ग्रुप्स अटैच है उनमें केवल एक ही हायर है, बाकी 2 लोअर है। तो ऐसा नहीं है, जो हायर है आप उसको ही नंबर 1 देंगे। तो बिकॉज यहाँ पे आपके CF3 है, 3 फ्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, लेकिन आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज्यादा है, तो इसलिए आप क्या देंगे, CH2Cl को ही क्या देंगे, नंबर 1 देंगे, CF3 को नहीं। CF3 को मिलेगा आपका नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह जब आप देखेंगे C के बाद C, तो ये हो जाएगा आपका नंबर 4 एंड ये हो जाएगा आपका नंबर 4, ये हो जाएगा नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपने इन दोनों को सही सॉल्व किया होगा। अगर आपको इसमें मिस्टेक हुई तो मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इजीली समझ आ जाएगा।
तो ये है आपका सेकंड रूल, दैट इज अगर आपके सेम एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट जो अटैच है तो आप फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है आपका मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग लिगेंड्स। देखिए इस तरह से आपके पास कुछ लिगेंड्स है जो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है, उनको हम ये एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि लिगेंड है ए डबल बॉन्ड बी एंड ए ट्रिपल बॉन्ड बी। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फैंटम एटम का। हम क्या करते हैं, फैंटम एटम लेते हैं, देन फिर उसको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। देखिए फैंटम एटम कैसे होगा, यहाँ पर आप मानेंगे ए से एक बॉन्ड बी प्रेजेंट है, ए से एक बार बी जुड़ा है। अब देखिए आपको पता है ए से बी 2 बार जुड़ा है, तो ए से बी एक बार तो हमने जोड़ दिया, इसको ए से बी को दूसरी बार कैसे जोड़ेंगे, हम इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये बी जो है आपका, ये क्या हो गया, आपका फैंटम एटम हो गया ए से अटैच। इसी तरह बी से कितनी बार जुड़ा, 2 बार जुड़ा, तो एक बार तो जुड़ा है, यहाँ से हम बी से ए को क्या दूसरी बार भी जोड़ देंगे। तो ये क्या इस तरह से ओपन हो जाता है आपका। देन फिर हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डिसाइड कर देते हैं। तो फैंटम एटम क्या इस तरह से वर्क करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग। इसी तरह से देखिए ए ट्रिपल बॉन्ड बी में क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि ए बी से 3 बार जुड़ा है, 3 बॉन्ड। तो देखिए ए एंड बी से एक बार तो हमने जोड़ दिया। अब देखिए ए बी से 3 बार जुड़ा, एक बार जोड़ दिया, तो एक बॉन्ड इस तरह से दूसरा एंड एक बॉन्ड इस तरह से तीसरा। तो ये क्या हो गया, 2 फैंटम एटम्स हमने अटैच कर दिए ए से। सिमिलरली अगर हम बी से ए को जोड़ता हुआ देखें तो बी से ए में क्या है, बी से 3 बार जुड़ा है, तो ये एक बार हो गया था, ये दूसरी बार, एंड ये क्या हो गया, तीसरी बार। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है आपका मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग लिगेंड्स को ओपन करने का तरीका। इस तरह से आप क्या करते हैं, इनको ओपन करते हैं एंड फैंटम एटम डिसाइड करते हैं। तो देखिए इसी तरह अगर हम एल्डिहाइड को ओपन करके देखें तो एल्डिहाइड को हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, ओपन करेंगे। देखिए कार्बन से ऑक्सीजन कितनी बार जुड़ा है, 2 बार, एक बार हमने जोड़ दिया, दूसरी बार क्या करते हैं हम इस तरह से ऑक्सीजन फैंटम एटम अटैच कर देते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कार्बन से कितनी बार जुड़ा है, 2 बार, एक बार तो हमने जोड़ दिया, दूसरी बार क्या है हम इस तरह से अटैच कर देते हैं। इसी तरह साइनाइड को देखिए, साइनाइड को हम किस तरह से ओपन करेंगे, साइनाइड को ओपन करेंगे। देखिए कार्बन नाइट्रोजन से 3 बार जुड़ा है, एक बार हमने जोड़ दिया, एक बार हम क्या है इस तरह से जोड़ देंगे, एंड एक बार हम इस तरह से। सिमिलरली नाइट्रोजन कार्बन से 3 बार जुड़ा, तो एक बार तो जोड़ दिया हमने, 2 बार इस तरह से और जोड़ देंगे। तो ये क्या है, इनको मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग लिगेंड्स को क्या ओपन करने का तरीका। अब अगर आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये जो आपका फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है इसको आप ओपन करके देखिए। अगर आपको समझ आ गया हो, 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए, अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आई थिंक आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व जरूर किया होगा। अब हम इसको ओपन करने का ट्राई करते हैं। देखिए फिनाइल की जब हम बात करते हैं तो ये कार्बन, देखिए 6 बॉन्ड्स तो इससे आप अटैच कर ही दीजिए। इस तरह से ये अटैच है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर हम इन दोनों कार्बन को देखें, ये दोनों कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 और 2 को देखें। 1 और 2 में डबल बॉन्ड, इट मींस 1 और 2 दोनों कार्बन का 2-2 बार कार्बन से जुड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए किस तरह से होगा, इसमें ये आपका हो जाएगा एक कार्बन एंड ये हो जाएगा आपका एक कार्बन, दोनों इस तरह से जुड़े 1 और 2। इसी तरह 3 और 4 में भी देखिए डबल बॉन्ड है, यानी इनके क्या 2-2 बार कार्बन से जुड़े हुए। तो 3 भी क्या है 2 कार्बन से इस तरह से जुड़ गया, एंड 4 भी क्या है 2 कार्बन से इस तरह से जुड़ गया। इसी तरह 5 और 6 भी क्या है ये जुड़े हुए। तो इस तरह से क्या है, फिनाइल को जब आप ओपन करते हैं तो इसमें क्या आपके हर कार्बन के साथ एक फैंटम कार्बन अटैच है। तो आई होप आपने इसी तरह से इसको ओपन किया होगा। अगर आपका स्ट्रक्चर गलत हो गया तो ये इसकी फैंटम स्ट्रक्चर है, फैंटम एटमिक वाली, ठीक है। सो ये था आपका CIP रूल फॉर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग लिगेंड्स। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल क्या आपका, इन केस ऑफ साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स, ये आपका सपोज अगर एक साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको किस तरह से ओपन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये वाले कार्बन से आप इस डायरेक्शन में चलेंगे एंड इस डायरेक्शन में चलेंगे। आपको ये देखना कि ये कहां पर चेन टर्मिनेट होती है, उतने CH2 ग्रुप अटैच करने। सॉल्व करके देखते, देखिए
ये कार्बन तो आपका आ गया। अब देखिए यहां से आपके CH2 ग्रुप कितने हैं, 1 और 2 आ गए, तो ये 2 आपने लिख दिए एंड इसको आगे कार्बन से क्या टर्मिनेट कर दिया। इसी तरह आप नीचे वाले कार्बन से देखिए, अगर आप इस डायरेक्शन में चलते तो कितने CH2 ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ भी तो आ रहे 2, तो यहाँ पे आगे 2 एंड ये आपने क्या कर दिया, कार्बन से टर्मिनेट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स को ओपन करके उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल आपका क्या होता है, इन केस ऑफ सूडो कायरल सेंटर। अगर आपके मॉलिक्यूल में स्यूडो कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो देखिए इस केस में क्या होता है आपके, देखिए स्यूडो कायरल सेंटर में सपोज ये हमने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, ये एक आपका मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड इसमें ये वाला जो सेंटर है आपका, इसको आप बोलेंगे स्यूडो कायरल सेंटर। स्यूडो कायरल सेंटर में फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए सेंटर में दो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। अब उसमें जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स उनका अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है तब वो क्या होता है, स्यूडो कायरल सेंटर हो जाता है। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे एक तो H है एक OH है। अब सपोज इसके ऊपर वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है पूरा ग्रुप ये हो गया अगर इसका R एंड ये हो गया इसका S, तो एक R है एक S है, बाकी दो भी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्यूडो कायरल सेंटर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ, एक तरफ R है एक तरफ S, तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, देखिए अगर आप यहाँ पे इसको देंगे नंबर 4 एंड इसको देंगे नंबर 1, 4 हाइड्रोजन एंड OH का नंबर 1, तो यहाँ पे आपके प्रायोरिटी ऑर्डर होता है R इज ग्रेटर देन S स्यूडो कायरल सेंटर में। मतलब हाइड्रोजन को 4 दे दिया, OH को 1 दे दिया। अब इसके बाद नंबर 3 और 4 क्या डिसाइड करेगा, जो आपका ऊपर वाला ग्रुप अगर R है तो वो होगा नंबर 3 एंड नीचे वाला S हो जाएगा तो वो होगा नंबर 4। अगर ऊपर वाला S है नीचे वाला R है तो नीचे वाला होगा नंबर 3 एंड ऊपर वाला होगा नंबर 4। तो R इज ग्रेटर देन S, ये क्या आपके स्यूडो कायरल सेंटर की कंडीशन है। इसी में देखिए और आगे देखते हैं, अगर आपके मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है इस तरह से, तो यहाँ पे स्यूडो कायरल सेंटर कौन सा है, ये वाला आपका। स्यूडो कायरल सेंटर तो समझ आएगा ना फ्रेंड्स, दो सब्स्टिट्यूएंट अलग है, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट एक का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है एक ग्रुप का दूसरे का है तो वो स्यूडो कायरल। अब देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे क्या आप देखिए यहाँ पर तो एक एक ही कार्बन था, यहाँ पे दो दो कार्बन आ गए। तो आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रायोरिटी डिसाइड करनी है वहां पे देखिए आपको क्या पहले अलग अलग कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। जैसे इसका सपोज R, इसका R, इसका R, इसका S, इसका S, इसका R, इस तरह से। इसी तरह इन दोनों में भी RS, RR, SS, RR ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर का डिसाइड क्या होता है फ्रेंड्स आपका, अगर इस तरह से RR इज ग्रेटर देन SS इज ग्रेटर देन RS इज ग्रेटर देन SR, ये आपको ध्यान रखना है। एंड आप जो देखेंगे कार्बन ऑर्डर वो कैसे देखेंगे ये भी ध्यान रखना है। RR कैसे, R पहले इस वाले कार्बन का जो सबसे पहले स्यूडो कायरल सेंटर के बाद वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, देन फिर उससे आगे वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, तो R एंड R। इसी तरह SS भी है, तो इससे आपको RS एंड SR में कंफ्यूजन नहीं होगा। RS आपको किस तरह से देखना है, स्यूडो कायरल सेंटर के पहले वाले जो अटैच कार्बन है उसका R होना चाहिए, देन फिर उसके नेक्स्ट वाले का S होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी R फिर S, अगर यहाँ पे S हो गया यहाँ पे R हो गया तो क्या है उसकी लीस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी इससे। तो ये है आपका, दोनों का RR हुआ तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी SS वाले से, एंड अगर RS हुआ तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी SR वाले से, एंड SS हुआ तो उसको RS एंड SR वाले से। ये क्या है इसका प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये आपका केस है स्यूडो कायरल सेंटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट्स ये स्यूडो कायरल सेंटर का। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या होता है। देखिए
नेक्स्ट रूल की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप देखें नेक्स्ट रूल में, अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट्स में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जेड एंड ई, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जेड डबल बॉन्ड की ई से क्या होती है, ज्यादा प्रायोरिटी होती है। इट मीन्स अगर आप यहाँ पे नंबरिंग देना चाहे तो नंबर 1 तो हो गया क्लोरीन, नंबर 2 जेड एंड ई में से कौन सा होगा, जेड वाला, फिर आपका आएगा नंबर 3 ई, देन लास्ट में आपका नंबर 4 हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो जेड वाला, जेड एन ई हम आगे कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस जब हम वो पढ़ेंगे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसमें और अच्छे से स्टडी करेंगे। हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों अगर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड होता तो वो होता जेड, एंड अगर अपोजिट साइड होता तो ई, तो यहाँ पे जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट रूल होता है वो होता है आपके, अगर आपके कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर की प्रायोरिटी लीस्ट होती है। इट मीन्स उसकी प्रायोरिटी हाइड्रोजन से भी नीचे चली जाती है। अगर आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो आप उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाइड्रोजन से भी कम देंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो नंबर 1 होगा ये, नंबर 2 होगा ये, नंबर 3 हो जाएगा हाइड्रोजन, एंड नंबर 4 हो जाएगा आपका लोन पेयर। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये है आपके CIP रूल्स। तो आई होप आपको CIP रूल समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, CIP रूल के बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट जो आता है कायरलिटी रूल। देखिए फ्रेंड्स, CIP रूल में तो हमने क्या सीखा था, प्रायोरिटी देना। नंबर 1 2 3 4 हम किस तरह से देखेंगे, उसके हमने क्या है कुछ रूल्स देखे थे अलग अलग। ठीक है, अब देखिए कायरलिटी रूल में हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, वो प्रायोरिटी देने के बाद वो R या S किस तरह से होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कायरलिटी रूल में जो फर्स्ट कंडीशन होती है आपकी, वो देखते हैं आप फॉर वेज डैश। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वेज डैश को किस तरह से होता है आपका वेज डैश में। देखिए फ्रेंड्स, 4 कंडीशन वेज डैश की। अगर आपके फोर्थ पोजीशन, देखिए 4 कंडीशन, अगर आपके फोर्थ पोजीशन है डैश पोजीशन पर, तो जो आपका आंसर आएगा वो आप एज इट इज रख देंगे। मीन्स अगर आपका आर आया तो आप आर ही रखेंगे, एस आया तो आप एस ही रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके फोर्थ पोजीशन आती है वेज पर, तो आप आंसर को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मीन्स अगर आपके फोर्थ पोजीशन वेज पर आने के बाद आर आता है तो आप इसको कर देंगे एस, एंड एस आता है तो आप इसको कर देंगे आर। ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में देखिए वेज डैश के बाद अगर आपके फोर्थ पोजीशन प्लेन में से किसी भी पोजीशन पर है, या तो इस पर या इस पर, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 टाइम इंटरचेंज करके इसको किस पे लाएंगे, वेज पोजीशन पर लाएंगे। 2 टाइम्स इंटरचेंज करेंगे आप। सब्स्टिट्यूएंट्स को 2 टाइम्स इंटरचेंज का मतलब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कैसे। फोर्थ पोजीशन यहाँ पर है, बाकी है, तो आप क्या फोर्थ की जगह फोर्थ को ले जाएंगे किसमें, वेज पर, डैश पर सॉरी, एंड डैश वाला किस पर आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन की जगह पर। इसी तरह ये जो होगा ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आपका फोर्थ इधर है तो ये चल जाएगा डैश पर, डैश वाला जाएगा फोर्थ की जगह पर, तो जो आपका वेज वाला वो चल जाएगा प्लेन में, प्लेन वाला जाएगा वेज पर। ये होता है आपका इंटरचेंज। इसके बाद आप क्या कर देंगे, आंसर को एज इट इज। तो ये है आपका वेज डैश का रूल। ठीक है फ्रेंड्स, चारों रूल समझ आ गया आपको। फोर्थ पोजीशन की फोर्थ नंबर जिस पोजीशन पर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या ही डिसाइड होता है आपका कि ये आर होगा या एस होगा, कब आपको आंसर रिवर्स करना है, कब आपको आंसर सेम रखना। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या है आपके, नेक्स्ट है आपके, अगर आपके फिशर फॉर्मूला गिवन है, पहले तो वेज डैश में आपने देख लिया, फिशर में देखिए क्या फ्रेंड्स, 4 कंडीशन है। फिशर में फ्रेंड्स अगर आपके फोर्थ पोजीशन डाउनवर्ड्स है या फोर्थ पोजीशन अपवर्ड है, तो इन दोनों केसेस में आप क्या रखेंगे, आंसर एज इट इज। मीन्स अगर आपका आर आया तो आर ही होगा, एस आया तो एस ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपके कंडीशन आती है फिशर में फोर्थ पोजीशन या तो लेफ्ट हैंड साइड है या फोर्थ पोजीशन राइट हैंड साइड है, तब इन दोनों कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा।
रिवर्स कैसे, आर होगा तो एस हो जाएगा एंड एस होगा तो आर हो जाएगा। तो ये है आपकी फिशर की कंडीशन। वेस्ट डैश में भी हमने सीखा था आंसर कब रिवर्स करना है, कब सेम रखना है। फिशर में भी आपको ये फोर्थ नंबर जो सब्स्टिट्यूएंट उसकी पोजीशन डिसाइड करके पता कर सकते हैं आप कि आंसर कब एज इट इज आएगा एंड आंसर कब रिवर्स आएगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। फिशर के बाद आती है आपकी मोनोसाइक्लिक की कंडीशन। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, इस तरह से इसमें एक होता है अपर, एक होता है लोअर। ग्लूकोज वगैरह की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते इसी तरह से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक आपका मोनोसाइक्लिक सिस्टम है फ्रेंड्स। इसमें आपको देखिए क्या मानना है फ्रेंड्स, अपर वाले को मानना है वेज एंड लोअर मानने को मानना है डैश। मीन्स इस तरह से क्या हो जाएगा आपके, ये वैलेंसी तो हो जाएगी अपर एंड ये वाली हो जाएगी आपकी लोअर। तो इट मीन्स आपने क्या है मोनोसाइक्लिक सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर लिया, वेज डैश में। एंड आपको पता है वेज डैश में कन्वर्ट करने के बाद जो हमने रूल्स देखे थे वेज डैश वाले कि कब आपके फोर्थ पोजीशन अगर आपके डैश पर आई तो आंसर एज इट इज रखना है, वेज पर आई तो आंसर रिवर्स करना है, प्लेन में आई तो 2 टाइम इंटरचेंज करके फिर आंसर एज इट इज रखना। वही रूल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या आपके मोनोसाइक्लिक सिस्टम में। इसके बाद आपके आता है बाईसाइक्लिक सिस्टम। बाईसाइक्लिक सिस्टम में कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से होता है बाईसाइक्लिक सिस्टम। 2 हेक्सो साइक्लोहेक्सेन रिंग्स है। इसमें देखिए ये पोजीशन देखिए आप, अगर यहाँ पे डैश पोजीशन पे 4th नंबर है, अब डैश में देखिए दोनों कंडीशन हो सकती है, चाहे तो एक ही है चाहे दोनों पर है। ठीक है, आपको चाहे तो सिर्फ एक का या दोनों का निकालना पड़ सकता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके डैश पर है 4th पोजीशन तो सिमिलरली आंसर जो होगा आपका एज इट इज। ओके, 4th पोजीशन अगर डैश पर है, अगर आपके इसी में फोर्थ पोजीशन इस तरह से वेज पर आई दोनों पर, तो ये क्या यहां पर आपके क्या कर देंगे आंसर रिवर्स। एक कंडीशन ये, एक और कंडीशन इनमें क्या होती है देखिए, आपके हो सकता है 4th पोजीशन यहाँ पे यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। मीन्स वेज डैश के अलावा किसी भी पोजीशन पर अगर 4th पोजीशन है तो इसमें 2 कंडीशन है, एक तो आपकी वेज है एंड एक है आपकी ये वेज। एक तो यहाँ पे सपोज डैश है पोजीशन है, एक है यहाँ पे वेज। तो यहाँ पर जैसे फ्रेंड्स हमने वेज डैश में 2 टाइम्स इंटरचेंज किया था, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 2 टाइम्स इंटरचेंज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 2 टाइम्स इंटरचेंज करने के बाद डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पर 2 टाइम्स इंटरचेंज करने के बाद जो 4th पोजीशन है वो जाएगी आपकी डैश पर एंड यहाँ पर 2 टाइम्स इंटरचेंज करने के बाद जो 4th पोजीशन है वो जाएगी आपकी वेज पर। तो आपने रूल देखा था वेज डैश में, अगर 4th पोजीशन आपकी डैश पर जाती है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका एज इट इज। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर आपके 2 टाइम इंटरचेंज करने के बाद 4th पोजीशन आती है वेज पर, तो वेज पर 4th पोजीशन में आप आंसर क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। मीन्स अगर आपके आर आएगा तो एस कर देंगे, एस आएगा तो आर कर देंगे। तो ये आपके मोनोसाइक्लिक एंड बाईसाइक्लिक सिस्टम की कंडीशन है। मोनोसाइक्लिक में अपर लोअर में आप देख लेंगे, अपर को वेज मान के लोअर को डैश मान के फिर वेज डैश रूल अप्लाई करेंगे। बाईसाइक्लिक में 4th पोजीशन सिंपली अगर वेज या डैश पर है तो उसका अकॉर्डिंग आंसर आपका चेंज है,
सिमिलर या रिवर्स हो जाएगा। अगर आपके फोर्थ किसी और पोजीशन पर है तो उसको 2 टाइम इंटरचेंज करेंगे, फिर आप उसको देखेंगे वो किस पर आ रहा है। अगर डैश पर आ रहा है तो आंसर एज इट इज रखेंगे, वेज पर आ रहा है तो आंसर रिवर्स कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कंडीशन जो आती है आपकी, नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी इसमें ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड की। एक होता है आपका ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड देखिए फ्रेंड कैसे, कॉपी स्ट्रक्चर जैसा होता है, जो कॉपी होती है हमारी उस जैसे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि एक्सो एंड एंडो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से एक्सो एंडो ये आपका क्या ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड की कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आप जो वेज वाला बॉन्ड है वो किसको मान लेंगे, एक्सो को मान लेंगे, एंड जो डैश है वो किसको मान लेंगे, एंडो को मान लेंगे। मीन्स आपने क्या इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, वेज डैश में। जैसे आपने मोनोसाइक्लिक को कन्वर्ट किया ना अपर लोअर को वेज, वैसे आप क्या इसके एक्सो एंड एंडो बॉन्ड्स को क्या कर लेंगे, वेज डैश में। एंड फिर वही वेज डैश में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, आप इन पे यही रूल अप्लाई कर देंगे वेज डैश का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक तो ये कंडीशन है। अब देखिए इसमें ये वाला आपको ग्रुप दिख रहा है, ये आप इस तरह से ऊपर से देखेंगे तो इस ABCD का देखिए इनका अलग अलग निकलता है आपका, हर एक कार्बन का RS, इस वाले का अलग निकलता है। इस वाले को आप क्या फिशर की फॉर्म में देखिए, तो फिशर की फॉर्म में जब आप देखते हैं तो ये किस तरह से आपको दिखेगा, ये दिखेगा आपको इस तरह से ABCD। मैंने आपको देखना सिखाया फिशर टेट्राहेड्रल कार्बन को, आप ऐसे ऊपर से पकड़िए, यू देख लीजिए। तो आप जैसे AB को पकड़ेंगे तो AB को आपने पकड़ा तो AB इस तरह से आ गया, AB को आपने पकड़ा तो ये ऊपर से यू दिख रहे हैं, CD आपके क्या है नीचे, ये नीचे वाले दोनों बॉन्ड्स, तो ये दोनों बॉन्ड CD एंड AB। तो इसके लिए आप इसको क्या करेंगे, फिशर में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड फिशर के रूल हमने पढ़े ही है, फोर्थ पोजीशन अगर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है तो आंसर एज इट इज होगा, एंड राइट एंड लेफ्ट है तो आंसर रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या है ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड में भी क्या है इसका RS नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब एक लास्ट कंडीशन बची है आपकी साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में, वो हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी साइक्लोहेक्सेन में, आपको बताया फ्रेंड्स साइक्लोहेक्सेन में इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है चेयर वाला। इसमें ये सारे बॉन्ड्स होते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड्स, एंड ये जो रेड कलर से मैंने शो किया होता है आपके इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है आपके इन्हीं पर पोजीशन जो होती है वो डिसाइड करती है कि उस कार्बन का R होगा कॉन्फ़िगरेशन या S होगा। तो हम देखिए किस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पोजीशन में अगर हम देखें इक्वाटोरियल पे फोर्थ अगर आता है आपका, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो एज इट इज रहेगा। इसी तरह सेकंड पर अगर एक्सियल पर 4 है तो आपका जो आंसर है वो एज इट इज रहेगा। अगर आपके थर्ड में इक्वाटोरियल पर फोर्थ है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर एक्सियल पर फोर्थ है तो आंसर एज इट इज, यहां पर भी आंसर आपका एज इट इज आएगा, एंड सिमिलरली इधर भी आपका क्या है आंसर एज इट इज। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, केवल अगर आपके फोर्थ पोजीशन पर आप देख लीजिए, थर्ड कार्बन पर अगर इक्वाटोरियल पे फोर्थ पोजीशन है
तो आपका आंसर रिवर्स हो जाएगा, नहीं आर का एस, एस का। इसके अलावा बाकी सारी पोजीशन पे देख लीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड पे आपका क्या, फर्स्ट पे इक्वाटोरियल, सेकंड पे एक्सियल, फोर्थ पे एक्सियल, फिफ्थ पे इक्वाटोरियल, सिक्स पे इक्वाटोरियल। इन सारी कंडीशन में फोर्थ पोजीशन से हम कंपेयर कर रहे हैं, फोर्थ नंबर आपका अगर इन पे आता है तो आंसर आपका एज इट इज रहेगा, डेट इज आर का आर एंड एस का एस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके कायरलिटी रूल कुछ कंपाउंड्स में आर एस नॉमेनक्लेचर के। तो आज हमने फ्रेंड्स सीखा है सीआईपी रूल एंड कायरलिटी रूल। सीआईपी रूल्स में हम ये डिसाइड करते हैं कि नंबरिंग कैसे करेंगे, एंड कायरलिटी रूल में हम ये डिसाइड करते हैं कि नंबरिंग करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड होगा। अगर नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है तो एस होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जितने हो सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।